हाय। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस ईरान के बीच में बढ़ती हुई टेंशन्स के ऊपर एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को लेके होता है। तो इस सेशन में हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन्स हैं उसमें ये चीज़ें कहाँ ठहरती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो ईरान के फेवर में जो चीज़ें जाती हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो है ईरान एक बड़ी कंट्री है। मिलिट्री पावर के हिसाब से 16वें नंबर पे आती है 145 देशों में। मिडल ईस्ट की तीसरी बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा ही स्ट्रेंथ जो है वो ये कि उसके पास एक ज़बरदस्त इंडिजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो उसने खुद डेवलप की है और जिसकी मारक क्षमता हम पिछले इजराइल ईरान वॉर में देख चुके हैं। उसने इसमें इजराइल के 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया, जिसमें बराक, पैट्रियट जैसे हाई लेवल इक्विपमेंट्स आते हैं। इसके अलावा उसके स्ट्रेंथ में एक और चीज़ आती है जो कि है चाइना और रशिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट। चाइना और रशिया उसके सबसे बड़े तेल के ख़रीदार हैं। चाइना स्पेशली उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल लेता है और उसकी इकोनॉमी को चलाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दो कंट्रियां उसको डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के खिलाफ डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद हम अमेरिका की स्ट्रेंथ को अगर देखें तो उसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है। उसके पास एक ज़बरदस्त एयरफोर्स और ज़बरदस्त नेवी है जो कोलैबोरेटिवली ईरान को ज़बरदस्त डैमेज दे सकती हैं। उसके पास एक से बहुत ज़्यादा करीबन 7 के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से 2 को उसने ईरान के घेराबंदी के लिए लगा दिया है। एक को उसने साउथ चाइना सी से मिडल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है और शायद यही वजह है कि अमेरिका थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस केस में, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से कैपेबल बनाए मिडल ईस्ट में, ताकि वो एक लंबे वॉर में भी अगर जाता है ईरान के साथ तो उसे दिक्कत नहीं हो। तो ये हमने स्ट्रेंथ की बात की। अब हम वीकनेसेस की बात करते हैं। तो ईरान के लिए वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी इकनॉमी बिल्कुल ठप है। इकनॉमी के लिहाज से वो 44वीं कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। उसके ऊपर उसके देश में इन्फ्लेशन टॉप पे है। हाई इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे ये जो हम अनरेस्ट देख रहे हैं उसमें जो थोड़ा बहुत पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास काम नहीं है और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ऊपर से अमेरिकन सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से ईरान अपना टोटल ऑयल जो प्रोड्यूस वो कर रहा है वो उसको बेच नहीं पा रहा है। इसके बाद जो मिडल ईस्ट में अगर देखा जाए तो वो एक अकेली शिया कंट्री है, जिसकी वजह से हमेशा से ईरान थोड़ा सा अलग थलग रहा है। मिडल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में वो हमेशा अलग थलग पड़ जाता है। सभी कंट्रीज़ खुल के उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि दूसरे किसी कंट्री के केस में मिडल ईस्ट में हम देखते हैं। इसके अलावा अमेरिका जो है, अगर हम अमेरिका के लेवल पे उसकी वीकनेस देखें तो उसकी वीकनेस एक ही है कि अगर किसी तरह से अमेरिका इस वॉर में अगर उसको डैमेज ज़्यादा हुआ और इराक की तरह अगर उसको ग्राउंड फोर्सेस उतारनी पड़ी ईरान में, तब उसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इराक के मुकाबले ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसके पास IRGC जैसी बहुत ताकतवर और ऑर्गेनाइज फोर्स है जो ज़मीन पर अमेरिकन मरीन्स के दांत खट्टे कर सकती है। चाहे अमेरिका के पास जितनी बड़ी एयर फोर्स हो, एयर पावर हो, पर ईरान की टेरेन ऐसी है कि वहाँ पे अमेरिकन एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ एक लेवल तक ही काम करेंगी अगर वो लैंड वॉर में उतरता है। और ये लैंड वॉर वियतनाम और नॉर्थ कोरिया की तरह बहुत लंबा खिंच सकता है और बहुत डेडली हो सकता है अमेरिका के लिए। तो ये एक वीकनेस है जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा उसमें उलझने के लिए। वो चाहेगा कि ईरान के अंदर ही एक ऐसा अनरेस्ट पैदा किया जाए कि वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हों और वो ओपोनेंट जो पार्टी है उसको सपोर्ट करे, एयर पावर अपना यूज़ करे, उसको एयर सपोर्ट दे, मिसाइल्स यूज़ करे ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस तरह से वो यही चाहेगा, जैसे उसने
अफ़गानिस्तान में किया था, उसने एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बिठाई थी तालिबान के अगेंस्ट में, उस टाइप की एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट वो बिठाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो ईरान के प्रीवियस शाह को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो अभी तक देखने में आ रहा है कि शाह को उस तरह का सपोर्ट ईरान में अभी तक है नहीं, पब्लिक सपोर्ट जिस तरह का अमेरिका शायद एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये भी एक वजह है कि अमेरिका जो है ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेने में थोड़ा डिले कर रहा है। अब हम आते हैं अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम सभी जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी है ऑयल। अमेरिका अगर इस वॉर में कामयाब होता है और एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट अमेरिका वहाँ इस्टेब्लिश कर पाता है, चीज़ें स्टेबल रहती हैं, तो अमेरिका के हाथ में वर्ल्ड का 11% रिजर्व्ड क्रूड ऑयल होगा, 15% नेचुरल गैस होगा। तो इतने बड़े सेक्टर को वो एक्सप्लोर कर पाएगा। अमेरिकन कंट्रीज़ ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगी, रिफ़ाइन कर पाएंगी और उसे मार्केट में बेच पाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी बेहद ज़्यादा है। और वेनेजुएला के बाद अगर ईरान और वेनेजुएला दोनों को स्टेबल कर पाता अमेरिका, तो अमेरिका को अगले 50 साल तक रोकने वाला कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर। थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स में जो चीज़ आती है वो है कि अगर ईरान इस लड़ाई की वजह से डिस्टेबल हो जाता है, एक कमांडिंग पोजीशन जो अभी तक मिस्टर खमेनी चला रहे हैं वो चली जाती है, और वहाँ पे अगर सिविल वॉर लंबा खिंचता है, तो ईरान में ISIS को पैर पसारने का मौका मिलेगा, क्योंकि इराक ऑलरेडी डिस्टेबल है। ईरान और इराक दोनों के डिस्टेबल होने से वहाँ पे हूतीज़, ISIS इस तरह की अल्ट्रास जो हैं बहुत तेज़ी से अपने पांव पसारेंगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाएंगे उनके, जो आगे जाके यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। दूसरा ये है कि ईरान के साथ इस वॉर में अगर ईरान रिटेलिएट करता है यूएस को, तो ईरान जो है यूएस को एक ज़बरदस्त नुकसान दे सकता है। वो उसके एसेट्स जो लैंड और सी में हैं उनको हिट कर सकता है। यूएस बेसिस को उसने कतर में मामूली तौर पे एक हिट किया था, जो कि एक सिंबॉलिक हिट था। इसकी वजह से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर सीरियस वॉर में ये लोग जाते हैं तो ईरान ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, मिडिल रेंज की मिसाइल्स हैं, जो अमेरिकन एसेट्स को लैंड पे और समुद्र में दोनों जगह हिट कर सकती हैं। और उसको चलाने का खर्च सबसे ज़्यादा मेन ये है कि उसको चलाने का खर्च बहुत कम है। ईरान बहुत कम लागत में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये अमेरिका के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि इस थ्रेट को अमेरिका इनफैक्ट देख भी चुका है। इजराइल वॉर के दौरान इजराइल के 3,500 लोग घायल हुए और 32 के करीब वो लोगों की जान चली गई थी ईरानियन अटैक्स में, जबकि इजराइल के पास दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है अमेरिका के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो अमेरिका देख के चल रहा है। और इस स्वॉट एनालिसिस को देखते हुए हमें यही लगता है कि अमेरिका अभी जल्दी ही इस आग में हाथ नहीं डालेगा। वो वेट करेगा और कोशिश करेगा कि उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी सिचुएशंस मिले जब ईरान में खमेनी के अगेंस्ट में एक बड़ा पावरफुल गुट बने जिसको वो सपोर्ट कर सके। इसके पहले वो इकोनॉमिकली ईरान को जितना मर्जी धमका ले, जितने मर्जी एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर ले, हो सकता है छोटी मोटी छिटपुट बमबारी भी वो कुछ जगहों पे, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करे, IRGC के कुछ हेडक्वार्टर्स को हिट करे, IRGC के कुछ स्टेशंस को हिट करे, बट वो फुल फ्लेज वॉर में या रिजीम चेंज के लिए ईरान में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी खमेनी की पॉपुलैरिटी वहाँ बनी हुई है और खमेनी का जो होल्ड है IRGC के ऊपर वो बहुत अच्छा है। तो फिलहाल अभी किसी भी तरह के मेजर चेंजेस की ईरान में संभावना नहीं है। सो थैंक यू।